हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक जर्नल एंट्रीज चल रही है उसके आगे का क्वेश्चंस और टॉपिक्स वगैरह कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग ने जो एक जर्नल एंट्रीज में क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या कॉन्सेप्ट किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम लोग कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, एक इस पर हम लोग आज देखेंगे मेनली। और सेकेंडली हमारा और कौन सा एक टॉपिक होगा, एक और टॉपिक होगा हमारा कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री बहुत सिंपल बहुत इजी होती है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी होती है। कॉन्ट्रा एंट्री ये होती है कि अगर ये एंट्री पास हो रही है इट मींस कि आपके कैश बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेनली आपके एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप परचेस करते हो, लेट से मशीन आपने परचेस करा और मशीन परचेस कर रहे हो तो देखो एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट घटता है, क्योंकि मशीन परचेस कर रहे हो तो आपके में क्या आएगा, एक मशीन एक एसेट ऐड हो जाएगा आपके बिजनेस में, साथ ही साथ आपका कैश जो है कम हो जाएगा। तो मशीन बढ़ने के साथ साथ आपका कैश बैलेंस जो होता है कम हो जाता है। एक ये होता है। और अगर कोई और एग्जांपल ले लो कि जैसे आप अगर आपने सेल करा तो सेल करने से क्या होगा, एक आपका जो एसेट या स्टॉक जो होगा वो चला जाता है, उसके बिहाफ में क्या आ जाता है कि हमारे पास कैश आ जाता है। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉक या फिर आपका एसेट कम हो जाता है और कैश बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है इसको ये रूल फॉलो नहीं करती है। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली होती है कि जैसे आपका एसेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको मैं तुरंत ही शुरू करके खत्म कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हैवी चीज नहीं है। जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक, मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक, 1 लाख रुपए है, तो ये क्या है, बैंक मेरे एक एसेट है। अब बैंक अकाउंट में पैसे हैं 1 लाख रुपए और बैंक क्या है, मेरा एसेट है। एसेट है तो मींस बैंक को डेबिट बैलेंस होगा, ठीक, क्योंकि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है तो बैंक को भी डेबिट बैलेंस होगा। अगर ये बैंक हमारा, हम इसमें से पैसा निकाल लें तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब कि बैंक को हम और क्रेडिट कर देंगे। ठीक, साथ ही साथ देखो अगर जैसे मैंने विड्रॉ कर लिया पैसा, अगर मैं बैंक से विड्रॉ करता हूं, मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए पूरे निकाल लिए। अगर मैं बैंक से पूरा कैश निकाल ले रहा हूं, कुछ भी कैश निकाल ले रहा हूं, 80,000 20,000 10 15 कितना भी हजार निकाल ले रहा हूं, तो बैंक में मेरा 1 लाख रुपए था, इसको मैं विड्रॉ करता हूं तो देखो विड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, ये कैश में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लेते हैं कि विड्रॉ मैंने करा है, पूरा 1 लाख पूरा कर दिया है, तो मेरे पास कैश में 1 लाख पूरा आ जाएगा। ठीक, अब बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इससे देखो क्या होगा, बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा, कैश बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। क्या इस पर बिजनेस पर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका पैसा बैंक में था अब वो कैश में आ गया है। ठीक, तो देखो अगर बैंक मेरा कम हो गया, क्योंकि मैंने बताया बैंक एक एसेट होता है और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, इट मींस कि बैंक को भी डेबिट बैलेंस होगा। अगर मैं बैंक से मैं पैसा निकाल रहा हूं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो डेबिट की बजाय अब ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, और कैश भी एक एसेट होती है। पहले अगर जैसे कैश मेरे पास नहीं है तो पहला कैश को डेबिट बैलेंस होता है, और अगर कैश बढ़ जाती है बिजनेस में तो हम उसको और डेबिट कर देंगे, और अगर घटने पर और क्रेडिट करेंगे। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना आपने पैसा निकाला है बस उसको आप लिख दो, 1 लाख इधर हमने निकाला है और 1 लाख बस, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो मैंने क्या करा था, यहाँ पर बैंक से पैसा निकाला था कैश में। ठीक, अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मेरे पास बिजनेस का पैसा है, कैश में है वो भी, और कैश में है तो मैंने क्या करा, उस कैश को मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। मेरे पास कैश में पैसा है, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे देखो क्या हो जाएगा, मेरा जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा और जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कैश को बैलेंस कौन सा, कि दोनों ही एसेट हैं, दोनों को बैलेंस डेबिट ही होता है। पर अगर एसेट गिरती है
तो वो क्रेडिट होगी, और अगर एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर मान लेते हैं कि डिपॉजिट कर रहा हूं मैं मनी, क्या कर रहा हूं मैं? डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस घट जाएगा। तो बस यही तो करना है मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस यही है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं और कैश हमारा 1 लाख से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपके पास जो कैश बैलेंस था वो बैंक अकाउंट में चला गया है। बस ये दो है। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली यही होती है। इस कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यही हो जाएगा कि आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसेट वगैरह लायबिलिटीज वगैरह पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रा एंट्री एक ये हो गई, ठीक। आई गेस नोट कर लिया होगा आप लोग ने। और उसके बाद अगर हम और देखें तो एक आ जाती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, पर और जरा देखते हैं इजी वे में कैसे करते हैं कंपाउंड जनरल एंट्रीज, ठीक। कंपाउंड जनरल एंट्रीज करने के लिए मान लेते हैं एक दो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई, जैसे आपको सैलरी पे करना है, ठीक, तो मान लेते हैं आपने सैलरी 15,000 पे करी, ठीक। रेंट पे करा है आपने, रेंट पे करा है आपने 10,000 मान लेते हैं पे करा है। और क्या पे कर रहे हो आप? एक एक्सपेंस और ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी आप बिल पे कर दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, मान लेते हैं 12,000 रुपये आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, ठीक। ये ये हमने मेनली एक्सपेंस ले लिए हैं। आप क्या करो, अगर मैंने ये चीजें ली है, ठीक, मतलब कि मुझे सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इसकी सेपरेट एंट्री क्या बनेगी? देखो सैलरी, ये सभी एक्सपेंसेस हैं, हर एक एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, ठीक। अब देखो मेरे एक एक करके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? एक्सपेंसेस मेरे एक एक करके देखो सब बढ़ रहे हैं। सैलरी पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है। तो अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा यानी खर्चा मैं कर रहा हूँ, तो इससे मैं क्या करूंगा? खर्चा अगर कर रहा हूं तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस से क्या जाएगा आपका? ऑब्वियसली जाएगा कैश, कैश ही तो जाएगा। बहुत होगा तो बैंक जाएगा, तो कैश है तो बैंक, इसी से ही तो पेमेंट करोगे। हम मान ले रहे हैं कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैश को डेबिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि कैश एक एसेट है, ठीक। तो अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो मैं कैश से पेमेंट करूंगा, और अगर कैश से पेमेंट करूंगा तो जो डेबिट है मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा ना, क्योंकि मेरा कैश कम होता रहेगा। आप सैलरी पे करोगे, आपका बैलेंस कम नहीं होगा क्या? आप सैलरी पे करोगे तो आपका कैश कम होगा, रेंट पे करोगे तब भी कैश कम होगा, बिजली का बिल दोगे तब भी कैश कम होगा। तो कैश बढ़ कहां रही? अगर बढ़ रही होती तो मैं डेबिट करता, पर यहाँ पर घट रही है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो यानी हर एक केस में कैश तो क्रेडिट होनी ही होनी है। और देखें, अच्छा जैसे कैश क्रेडिट होनी है तो उसके भी आपने सैलरी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सैलरी भी डेबिट होगी। तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। एक ये हो गया कितने रुपए का? 15,000 रुपए का, और यहाँ पर 15,000 रुपए का। मैं इधर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ आप लोग फॉर्मेट बना के करोगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि रेंट भी एक एक्सपेंस है, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। मैंने इतना सिंपल एंट्री इसलिए लिया है ताकि आप लोग एक बार में समझ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगेन एक्सपेंस है, कैसे पे करोगे? कैश के थ्रू पे करोगे। तो इधर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी रुपीस का? 12,000 एंड अगेन इधर 12,000 से, ठीक। ये आपने क्या करा? एक एक करके एंट्री करी। कैसे करी? एक एक करके एंट्री करी। इसकी मर्ज एंट्री या कोई कोई बोलता है, या फिर कोई कोई बोलता है कंपाउंड एंट्री भी बोलता है, मर्ज या फिर कंपाउंड एंट्री। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो इधर सैलरी डेबिट हो रहा है, रेंट भी डेबिट हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट हो रहा है। सब में इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? पहली बात तो तीनों एक्सपेंस हैं, एक ये है, अलग अलग नाम से हैं तो क्या हुआ? एक्सपेंस हैं, ठीक। तो तीनों एक्सपेंस है, तीनों एक्सपेंस को साथ में लिख सकता हूं। और कैश देखो क्रेडिट हो रही है, सब में कैश क्रेडिट हो रही है, तो जो कैश 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 3 बार क्रेडिट हो रही है,
तो तीनों को एक ही साथ लिख दूं ना। ये कैश, यहाँ पर भी कैश, कहाँ कहीं नाम चेंज है? बिल्कुल नाम नहीं चेंज है। तो आप क्या कर दो, टू कैश करके यहाँ पर क्रेडिट कर दो। मतलब इतना तो है, कैश क्रेडिट होगी। ठीक, क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि सब में कैश कैश कॉमन है। और देखो सारे ही एक्सपेंस हैं। अगर यहाँ पर जैसे मशीन होता तो नहीं लिखते, लिखना ठीक है, पर वहां पर ये मशीन एक एसेट में आ जाएगा ना, और एक्सपेंस होते हैं। तो मशीन और मतलब एक एसेट और एक्सपेंस को साथ में नहीं लिखो तो बेटर रहेगा। लिखने के तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पर देखो हम एक्सपेंस को एक ही बार में एक ही साइड लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से हुई थी डेबिट? 15,000 से डेबिट हुई थी। और रेंट, तो यहाँ पर मैं रेंट को भी लिख दे रहा हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट। मैं सैलरी रेंट, और यहाँ पर रेंट कितने से डेबिट हुआ था? 10,000 से हुआ था। और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। कितने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ था भैया? 12,000 से। ठीक, मैं इन तीनों को मैंने साथ में क्यों लिखा? क्योंकि तीनों के ही तीनों एक्सपेंस है। क्या है? तीनों के तीनों एक्सपेंस। अगर यहाँ पर कोई और हो रहा होता, डेबिट हो रहा होता पर एक्सपेंस ना होता, मैं नहीं लिखता। अब तीनों में देखो कॉमन चीज क्या है? कैश। क्या चीज कैश कॉमन है? कैश अकाउंट। अब देखो आपने इन तीनों को पेमेंट करा है, यानी कैश से तो पैसा गया ही होगा। इन तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ये 15,000 और 10,000 25,000 हो जाएगा। 25 में और 10,000 ऐड करोगे, 12,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये पूरा 37,000। ठीक, तो ये एक हो गई आपकी सिंपल से कंपाउंड एंट्री। चाहे ये तीन अलग एंट्री कर दो, चाहे या फिर ये एक सिंगल कंपाउंड एंट्री। कोई कोई इसको मर्ज करके बोलता है कि मर्जर वाली एंट्री, तो ये दोनों ही एक मतलब है। कंपाउंड एंट्री ये है और एक सिंगल एंट्री ये है। ठीक, और यहाँ पर देखो अब ऐड चाहे इधर कर लो, 15,000 से देखो कैश क्रेडिट हो रही है, अगेन 10,000 से कैश क्रेडिट हुए 25,000 हो गया, और इधर 12,000 से कैश क्रेडिट हुए, तो सम टोटल कितना आ रहा है? 37,000 आ रहा है, इधर भी 37,000 आ रहा है। ये एक सिंपल सी कंपाउंड एंट्री हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता, मान लो लिख देता कि परचेज मशीन या फिर फर्नीचर लिख देते हैं, परचेज फर्नीचर, और हम मान ले रहे हैं कि कैश में खरीदा गया है। परचेज फर्नीचर मान लेते हैं 50,000। ठीक, 50,000 का खरीदा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट आपका बढ़ रहा है, और अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट और डेबिट होगा, क्योंकि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या कैसे खरीदूंगा? कैश में खरीदूंगा ऑब्वियसली, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का? 50,000 का और 50,000 का। अब देखो अगर जैसे ये चार एंट्री एक साथ में होती, ये चारों एंट्री साथ में होती, तो मैं फर्नीचर को इनके साथ लिखता? बिल्कुल नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? देखो कॉमन चीज तो है, इधर भी कैश अकाउंट है, इधर भी कैश अकाउंट है, तो मैं भेदभाव क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ये एसेट है और ये सभी क्या चीज थे? एक्सपेंस थे। ये तीनों अलग आइटम थे, और ये हमारा कहाँ गया भैया? फर्नीचर, ये एक अलग आइटम है। ठीक, करने को तो मैं कर सकता हूं, पर ये फिर एक गलत माना जाएगा। इसीलिए अगर जैसे नंबर ऑफ एसेट्स आप खरीद रहे हो, जैसे 3-4 एसेट खरीद रहे हो, तब एक साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि अगर आप नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस साथ में अलग अलग लिख रहे हो, उसको एक साथ लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई गेस कंपाउंड एंट्री में कमांड आ गया होगा। फर्दर एक दो और चीज हम लोग देख लेते हैं, आई गेस नोट कर लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर इसमें फर्दर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, एक बार मैसेज कर देना मेरे को, उससे हम आपकी शॉर्ट वो जो भी प्रॉब्लम होगी तो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ भैया आगे देखें। और ये तो थी एक, जैसे मान लेते हैं कि आपकी एक्सपेंस की, अगर जैसे और कोई सिमिलर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे आपने करा परचेज आपने करा फर्नीचर ही ले लेते हैं, परचेज फर्नीचर कितने का? 1,00,000 रुपए का। ठीक, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। और क्या फर्नीचर? परचेज मशीन कितने रुपए की? मान लेते हैं 1,50,000 रुपए की। ठीक, और आप क्या कर दे रहे हो यहाँ पर? और क्या ले सकते हो, जैसे कि पेड रेंट
अगेन ₹20,000 का, और पेड सैलरी अगेन कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम इसका, बस अभी मेन ये देख लेते हैं, और भी कुछ अगर हम, हाँ इनफ है इतना। ठीक, अब देखो मैं परचेज की सिंपल सी ये एंट्री क्या कर सकता हूँ, फर्नीचर है, ठीक, और मशीन है, तो दोनों फर्नीचर और मशीन एक एसेट है, इनके बिहाफ पे कैश क्या होगा, जाएगा। तो क्या सिंपल सी एंट्री कर सकता हूँ मैं, देखो फर्नीचर है एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस हो रहा है, इसीलिए मैं फर्नीचर को डेबिट कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट मेरा बढ़ रहा है। सिमिलरली मशीन भी एक एसेट है, और मशीन अगर खरीद रहा हूँ, मेरे बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है यानी मैं और डेबिट करूंगा एसेट को, और यहाँ पर एसेट का नाम क्या है, मशीन है, तो मैं मशीन को भी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, इधर देखो, अब ये दोनों एसेट है, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ, और इसके बिहाफ में क्या जाएगा, मेरे पास कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट। मशीन फर्नीचर कितने का था भैया, 1 लाख का था। मशीन कितने की थी, मशीन 1.5 लाख की थी। कैश कितना जाएगा, एडअप करो तो कितना जाएगा, 2.5 लाख रुपए जाएगा। ये देखो डायरेक्ट मर्ज एंट्री कर दी, या फिर डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री कर दी। इसी तरीके से मैं इसका भी करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा। सिमिलरली सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से मेरा पेमेंट जाएगा। 20,000 ये इधर हो जाएगा, 15,000 ये इधर, क्योंकि हमने इतना तब पे करा। सम टोटल कितना पे करा है, 35,000। ये है एक मर्ज वाली एंट्री। इसमें और एक क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप ये रफ नोट कर लो, और फिर उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देखूंगा। ठीक, हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और इसके बाद फिर एक ये सेशन को आज एंड करते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है कि एक है अजीत स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश गुड्स फर्नीचर। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट करा है, क्या लगाकर के, कैश लगाया, गुड्स लगाया है और फर्नीचर लगाया है। ठीक, ये चीजें लगाई हैं, और साथ साथ अब देखो उसके बाद क्या है, परचेस बिल्डिंग और परचेस मशीन ये करा है। ठीक है, और जरा इसको कैसे करेंगे भैया, और देख लो एक पल को, इसको कैश लगाया है, बिजनेस में कैश बढ़ेगा। अच्छा एक और चीज है, अगर चीज ये है कि देखो 3 चीजें लगी हैं, इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, और हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, पढ़ा था कि एनीथिंग विच यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो क्या ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये क्या तीनों मिलकर कैपिटल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। अब देखो इसकी एक कंपाउंड क्या होगी, देखो बिजनेस में कैश लग रहा है, क्या लग रहा है, कैश लग रहा है, तो कैश लग रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर अगर कैश डेबिट होगी, मतलब कैश बढ़ रही है मींस डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगी भैया, 3 लाख से डेबिट होगी, क्योंकि 3 लाख उसने लगाया है। गुड्स लगाया है, गुड्स को बेटा हम गुड्स नहीं लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे इसको स्टॉक। गुड्स को हम गुड्स कभी नहीं लिखेंगे जनरल एंट्री में, इसको हम लिख देंगे स्टॉक। तो स्टॉक लिख दो, इन्वेंटरीज लिख दो, बात लिखी है। हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, देखो दोनों ही एसेट है, और दोनों ही आपके बिजनेस में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और एसेट का रूल कहता है कि अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ एसेट लगा रहे हैं तो बढ़ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और क्या होगा, कैश लगा दिया, गुड्स लगा दिया, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी एक एसेट है, फर्नीचर भी हमारा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। हम ये क्या कर रहे हैं भैया, बिजनेस में लगा रहे हैं, और अभी बताया बिजनेस में कुछ भी लगाओ तो कैपिटल होता है, तो ये सारी चीजें कहां पर जाएंगी, कैपिटल में। और कैपिटल देखो, कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पहली बात समझ लो, कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल क्या है, एक आपका कैपिटल जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल को बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल बढ़ेगी तो और क्रेडिट होगी, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इसीलिए हमने क्रेडिट करा। कितने से क्रेडिट करेंगे, देखो 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख हो जाएगा, और 50,000, तो कितने से, 4,50,000। ये देखो, ये कंपाउंड एंट्री, कॉम्प्लेक्स एंट्री, मर्ज एंट्री, कुछ भी कह लो, ये एंट्री बन गई, ये हो गई। ठीक,
परचेज वाली देखते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 1,00,000 की हमने बिल्डिंग खरीदी। परचेज मशीन फॉर कैश 25,000 की हमने खरीदी मशीन खरीदी। दोनों ही एसेट है, दोनों ही बिजनेस में बढ़ रहे हैं, तो मैं दोनों को ही डेबिट करूंगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक, ये हो गया। मशीन बिल्डिंग कितने से डेबिट होगी? 1,00,000 से डेबिट होगी, ठीक। इसके बाद मशीन भी डेबिट होगी, क्योंकि मशीन पे एक एसेट है और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। मशीन बढ़ रही है, यहाँ पर खरीदने से कितने रुपए की? 25,000 की मशीन है हमने खरीदी, ठीक। अब इसके बिहाफ में क्या जाएगा? मेरे से कैश जाएगा। क्या जाएगा? मेरे यहाँ से कैश जाएगा। कैश कितना जाएगा? कैश अकाउंट कितना? 1,25,000। बस ये देखो, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 से डेबिट और क्रेडिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू एक कैश अकाउंट 25,000। ये चाहे आप सिंगल कर लो या फिर मर्ज करके कंपाउंड एंट्री आप ऐसे कर लो। तो ये कंपाउंड एंट्री का एक सेशन या फिर एक लेक्चर आज कंप्लीट होता है। और फर्दर इस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम का लिंक, आप जाके उसमें से क्लिक करके देख लो ना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेक्चर में।